हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है एंड पार्ट 2 जो है मतलब इससे पहले जो 2 पार्ट्स थे इसको अपलोड कर दिया गया है एंड ये पार्ट जो होगा बेसिकली फाइनल होगा। इसमें इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा एंड इस वीडियो के एंड में आपको कुछ MCQs मिलेंगे और मेंस का एक क्वेश्चन होगा जिसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है एंड फिर उससे जो भी आंसर्स होंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट इंडिया में शामिल होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हेल्प से एंड उसके बाद जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बारी आती है तो डिफरेंट कमीशंस को बनाया जाता है एंड फाइनली जो फैज़ अली कमीशन होती है उसने ये डिसाइड किया होता है कि लैंग्वेज को बेसिकली हम एक फैक्टर मानेंगे जब भी हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे, बट वो एक लौता फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने 4 और फैक्टर्स के बारे में बताया था जहाँ पे उन्होंने कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सबसे पहला पोजीशन दिया था कि हम सबसे पहले उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, यानी कोई भी स्टेट रीऑर्गेनाइज इस फैक्टर पर सबसे पहले किया जाएगा कि उससे बेसिकली इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी में कोई असर ना हो। एंड इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी थे कि होमोजिनिटी बना के रखनी है कल्चर की एंड फाइनेंशियल और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा उसका मतलब स्टेट का। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के उन्होंने इस कमीशन ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया था कि इस तरीके से स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1956 का जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो बहुत से स्टेट को आप दे सकते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया है, बट उसके बाद भी जो है संतुष्टि नहीं मिली। तो 1956 के बाद भी बहुत सारे नए स्टेट्स आपको देखेंगे और कुछ नए यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं कि आफ्टर, क्योंकि बिफोर मतलब 1956 में कौन कौन से स्टेट्स मर्ज किए गए थे तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देख लिया है एंड अब 1956 के बाद कौन कौन से न्यू स्टेट्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे। तो बॉम्बे को हमने देखा था लास्ट क्लास में कि बॉम्बे को बेसिकली कैसे बनाया गया था जब सौराष्ट्र और कच्छ को मर्ज करके हमने बॉम्बे स्टेट को बनाया था। बट अब देखेंगे 1960 में एक स्टेट तो 1960 में बेसिकली बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसने बॉम्बे को 2 स्टेट में बेसिकली डिवाइड कर दिया। पहला एक महाराष्ट्र था एंड दूसरा गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र में बेसिकली मराठी स्पीकिंग पीपल को बेसिकली रखा गया और गुजरात में जो गुजराती बोलते हैं उनको। ठीक है, एंड इस तरीके से गुजरात जो है 15 स्टेट बन के आया इंडियन यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दादर एंड नागर हवेली। ये बेसिकली हम देख सकते हैं तो दादर एंड नागर हवेली बेसिकली जो है पोर्तुगीज़ यहाँ पे रूल किया करती थी 1954 तक। ठीक है, एंड 1954 के बाद पोर्तुगीज़ ने बेसिकली इसको छोड़ के चली गई, इंडिया को सौंप दिया एंड 1954 से लेके 1961 तक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो लोगों के द्वारा एक चुना हुआ एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, यानी जो दादर एंड नागर हवेली में जो लोग रहा करते थे उस टाइम उन्होंने अपने में से किसी को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर को चुना एंड उसने उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। बट 1961 के बाद क्या हुआ कि एक 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1961 में जिसने इसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, यानी अब वहाँ पे किसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से दादर नागर हवेली जो है यूनियन टेरिटरी बन गया। नेक्स्ट आपका है गोवा, दमन एंड दीव। तो गोवा, दमन एंड दीव बेसिकली तो ये भी बेसिकली जो है पोर्तुगीज़ का पार्ट थी। ठीक है, एंड इन तीनों टेरिटरीज़ को पोर्तुगीज़ से लिया गया था पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में। ठीक है, तो वैसे तो वो दे नहीं रहे थे तो उनको पुलिस एक्शन के थ्रू इनको पोर्तुगीज़ ने इन तीनों टेरिटरीज़ को इंडिया को सौंप दिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1962 में एंड उसमें बेसिकली इन तीनों को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1962 में ये तीनों के तीनों जो है यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, बट लेटर 1987 में गोवा को स्टेटहुड बना दिया गया और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच रहा करते थे, यानी फ्रेंच का इस्टेब्लिशमेंट था। तो ये पुदुचेरी आपको डिफरेंट स्टेट्स में नज़र आएगा, जैसे कराईकल और पुदुचेरी आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में, यनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में और माहे आपका केरला में है। ठीक है, तो हुआ ये था कि फ्रेंच यहाँ पे बेसिकली रूल करते थे एंड बाद में 1954 में फ्रेंच ने इसको हैंड ओवर कर दिया इंडिया को। ठीक है, इंडिया को दे दिया एंड 1954 से लेकर 1962 तक इसको एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वहाँ पे सिर्फ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज नहीं आती, वो टेरिटरी भी आती है जो इंडिया एक्वायर करता है। तो इसलिए पुदुचेरी को उस समय एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, बट बाद में इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पुदुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में बेसिकली क्या था कि जब ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया को असम कहा जाता था। ठीक है, यानी सारे के सारे एरियाज़ को असम में मतलब असम
कह के उसको बेसिकली रूल किया करते थे। एंड बाद में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, जो ट्राइब्स थी, उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड अपना अपना जो है एरिया को डिमांड करने लगे कि जैसे आप देखेंगे नागाज़ जो थे वो बेसिकली रहा करते थे नागा हिल्स एंड तुसांग एरिया में, ठीक है। और वो एरिया कहाँ पे था? असम में ही था। तो इसलिए क्योंकि नागाज़ इतने ज़्यादा हॉस्टाइल मूवमेंट करने लगे कि वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली नागा हिल्स और तुसांग एरिया जो है असम से अलग करना पड़ा। जैसे उन्होंने इस एरिया को अलग करा तो उन्होंने उस एरिया को नागालैंड एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो यानी कि हम देख सकते हैं 1961 तक यहाँ पे असम के जो गवर्नर थे वो इस एरिया को कंट्रोल करते थे, बिकॉज ये एरिया कौन से जगह में आता था? असम में ही आता था, क्योंकि पूरा का पूरा सारा का पार्ट असम का ही पार्ट था। नागा हिल्स एंड तुसांग एरिया असम के अंडर ही आता था। बट 1963 में हम देखेंगे कि नागालैंड को एज अ स्टेट बना दिया गया और उस स्टेट में कौन कौन से एरिया को रखा गया? नागा हिल्स एंड तुसांग एरिया, ठीक है। एंड इस तरीके से नागालैंड को 16th स्टेट डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश बेसिकली किस तरीके से फॉर्म हुए हम देखते हैं। तो हुआ ये था कि 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसने पंजाब को बाइफर्केट कर दिया, ठीक है। क्योंकि पंजाब में कुछ लोग थे जो पंजाबी बोलते थे और कुछ लोग थे हिंदी बोलते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि भाषा के मतलब लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया ही जा रहा था। तो उन्होंने कहा जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल हैं उनको हम पंजाब में दे देंगे, ठीक है, और बाकी जो हिंदी स्पीकिंग होंगे वो हरियाणा में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हरियाणा जो है बेसिकली 17th स्टेट बन जाएगा एंड चंडीगढ़ जो होगा उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो उस समय हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। एंड 1971 के बाद हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो 18th स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पंजाब को के एरिया में कुछ पंजाबी स्पीकिंग पीपल आपके चंडीगढ़ में आ गए, बाकी हिंदी स्पीकिंग पीपल आपके हरियाणा में आ गए, एंड जो हिमाचल प्रदेश था पहाड़ी इलाका था उसको फिर बाद में सेपरेट करके एक स्टेट बना दिया गया। तो यानी आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कब बना, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इसमें हम देखेंगे कि मणिपुर बेसिकली बनाया गया 19 स्टेट और त्रिपुरा 20th स्टेट। इससे पहले मणिपुर एंड त्रिपुरा एक तरह का यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। बट इस एक्ट में जो कि लाया गया था स्टेट मतलब बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1961 में, जिसको इफेक्ट में लाया गया 21 जनवरी 1972 में। एंड इस एक्ट के तहत मणिपुर को 19 स्टेट डिक्लेयर किया गया और त्रिपुरा को 20th स्टेट, ठीक है। पर पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, बट अब इन्हें स्टेटहुड मिल गया। मेघालय पहले जो है एक सब स्टेट हुआ करता था, अब इस फाइनली इसको इस एक्ट के थ्रू 21st स्टेट बना दिया गया। एंड हम बात करते हैं मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश की। तो ये बेसिकली इनको हमने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश जो है इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा कहा जाता था, ठीक है। बट हम देखेंगे आगे चल के किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बाद में जाके जो है कैसे स्टेट बनते हैं। बट अभी ये बात की जा रही है 1971 की, जब इन दोनों को यूटी बना रखा है और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को स्टेट बना दिया। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम को हम देखेंगे कि सिक्किम बेसिकली जब 1947 से पहले सिक्किम में एक प्रिंसली स्टेट की तरह रूल किया जाता था, जहाँ पे उनका प्रिंस जो था चौगियाल डायनेस्टी थी। एंड हम कह सकते हैं आज़ादी से पहले चौगियाल डायनेस्टी जो है सिक्किम स्टेट को रूल करती थी। बट जैसे 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली तो ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी ख़त्म हो गई, तो सिक्किम को बेसिकली एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट बनाया गया इंडिया का, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि सिक्किम का होने वाला जो भी डिफेंस होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे या फिर कम्युनिकेशंस होंगे, वो सब इंडियन गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। एंड 1974 में देखते हैं कि जो सिक्किम है उसने अपनी एक डिज़ायर बताई कि हमें एक एसोसिएट स्टेट बना दो इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एंड हम देख सकते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इस 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 1974 में लाया गया था, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एंड साथ ही साथ इस एक्ट के थ्रू एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 2A, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल, ठीक है। एंड इस एक्ट की वजह से और इस आर्टिकल और शेड्यूल की वजह से स्टेट को मतलब सिक्किम को बेसिकली एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। 10th शेड्यूल जो था वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस बताता था एसोसिएशन की, कि क्योंकि सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसकी, तो वो चीज़ें 10th शेड्यूल में लिखी गई थी। बट हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस थी या फिर जो सिक्किम के लोग थे वो उनकी एस्पायरेशंस जो थी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो चाहते थे कि ये एसोसिएट स्टेट बन के ना रहे सिक्किम इंडिया का, वो एक प्रॉपर स्टेट बन जाए। तो इसलिए हम देख सकते हैं रेफरेंडम करवाया गया 1975 में, ठीक है। तो इस रेफरेंडम से बेसिकली लोगों ने वोट दिया एंड अबॉलिश कर दिया जो चौगियाल डायनेस्टी का जो रूल चल रहा था, एंड सिक्किम को फाइनली एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। और ये जब चीज़ करने के लिए पार्लियामेंट ने
पार्लियामेंट ने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 1975 में, एंड उसके तहत सिक्किम को 22nd स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और जब ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में आया तो इसने जो पहले जो आपका एक एक्ट आया था 35th वाला, उसको अबॉलिश कर दिया या फिर रिपील कर दिया, जिसके थ्रू सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट माना जाता था। तो आप देख सकते हैं इसको हमने रिपील कर दिया, ठीक है। यानी इन दोनों को अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक नया आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 371F, ठीक है। और ये जो है बेसिकली कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा सिक्किम का, ठीक है। तो इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे 1st and 4th शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स की गई। तो फर्स्ट बेसिकली शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनका जुरिडिक्शन क्या है। एंड 4th शेड्यूल बात करता है कि किस तरीके से सीट्स एलोकेट कर रखी है राज्यसभा में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक तरफ पहले जो आर्टिकल था 35 उसको अबॉलिश किया, एंड जो 10th शेड्यूल आया था उसको अबॉलिश किया। एंड साथ ही साथ एक आर्टिकल को ऐड किया गया 371F, एंड 1st and 4th शेड्यूल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अमेंड कर दिया गया, बिकॉज सिक्किम एक स्टेट बन चुका था। एंड क्योंकि वो एक स्टेट बन चुका है तो उससे आने वाली जो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो भी फिक्स की जानी थी, इसलिए 1st and 4th शेड्यूल में बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए गवर्नमेंट। एंड फाइनली सिक्किम हमारा 22nd स्टेट बन चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमने अभी देखा था कि किस तरीके से ये दोनों पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी बेसिकली हुआ करती थी, एंड फाइनली हम अब इसको स्टेटहुड दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि तो 1987 में ये जो तीनों स्टेट्स हैं मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, इनको स्टेटहुड बना दिया जाता है। मिज़ोरम को 23rd स्टेट बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश 24th एंड गोवा 25th, ठीक है। मिज़ोरम बेसिकली कैसे बना, तो हुआ ये था कि एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था जिसे मिज़ोरम पीस अकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। एंड ये अकॉर्ड बेसिकली साइन हुआ था 1986 में, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट उनके बीच में। क्यों, बिकॉज 2 डिकेड तक यानी कम से कम 20 साल तक एक इंसर्जेंसीज चली आ रही थी, जिस तरह से नागाज बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको अपना नागालैंड चाहिए, उसी तरह से मिज़ो नेशनल फ्रंट जो थे ये भी चाहते थे कि हमारा खुद का एक स्टेट होना चाहिए। एंड इसलिए गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अकॉर्ड साइन करके मिज़ोरम को एक प्रॉपर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एंड ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं एक्चुअली गोवा की है, गलती से ऐड हो गई तो उसको अपने छोड़ देना। तो अरुणाचल प्रदेश भी पहले यूटी हुआ करता था, ठीक है, जिसे बाद में 1987 में इसको 24th स्टेट बना दिया गया। गोवा की हम बात करें तो गोवा बेसिकली यूनियन टेरिटरी था। गोवा, दमन एंड दीव तीनों के तीनों यूनियन टेरिटरी थे, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। एंड बाद में हम देखेंगे 1987 में गोवा को क्या बना दिया जाएगा, स्टेट। एंड गोवा बेसिकली कैसे, क्योंकि गोवा, दमन एंड दीव ये तीनों एरियाज शेयर करते हैं, तो दमन एंड दीव में से जो पार्ट गोवा का था उस टेरिटरीज को सेपरेट कर दिया गया, एंड उस टेरिटरी जो थी गोवा को एक प्रॉपर स्टेटहुड मिल गया 1987 में। तो इस तरीके से मिज़ोरम 23rd और अरुणाचल प्रदेश 24th एंड गोवा 25th स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिकली बनता है कैसे, मध्य प्रदेश आपका स्टेट था उसमें से कुछ टेरिटरीज़ को निकाल के छत्तीसगढ़ को बनाया गया। एंड मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को लेके आए, जिसके थ्रू मध्य प्रदेश से इन टेरिटरीज़ को निकाल के छत्तीसगढ़ बना दिया गया, जो कि 26 स्टेट था। उत्तराखंड की बात करें तो उसको उत्तर प्रदेश की टेरिटरीज थी उससे निकाल के बेसिकली उत्तराखंड को 27 स्टेट बना दिया गया, कौन से एक्ट के थ्रू, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। सिमिलरली झारखंड को 28th स्टेट बनाया गया, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 लेके आए, जिसमें बिहार से कुछ टेरिटरीज निकाल के झारखंड को बनाया गया। तो इस तरीके से ये तीनों जो है स्टेटहुड बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना जैसे कि हम जानते हैं पहले आंध्र प्रदेश का ही अंदर आता था, एंड बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया, एंड 29th स्टेट जो है बेसिकली इसको बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे 29 स्टेट जो आज हम देखते हैं वो इस तरीके से फॉर्म हुए आफ्टर 1956। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, बेसिकली किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज बनते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर आया था 2019 में, जिसने स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर का, जो अंडर आर्टिकल 370 के तहत मिलता था, उसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। बट आप देखोगे इसको कहने को तो अबॉलिश किया गया, बट एक्चुअल में इसको इनऑपरेट किया गया, यानी अभी भी आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इसको डिलीट नहीं किया गया, अभी बेसिकली इनऑपरेट किया गया है। क्यों ऐसा हुआ वो मैं डिस्कस करूँगी। तो होता ही क्या है कि आर्टिकल
35A जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एक्स्ट्रा पावर देती है, ठीक है, ताकि वो अदर स्टेट्स जो है हमारे अदर स्टेट्स को इतनी पावर नहीं देती, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको पावर मिली है आर्टिकल 35A के तहत, ठीक है। तो उन्होंने उस 35A को इनॉपरेट कर दिया गया, कैसे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके। तो यानी हमारी गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड को यूज़ करके उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 35A को इनॉपरेट किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो एक ऑर्डर लेके आ जाएंगे एंड उसके तहत उन्होंने उस आर्टिकल को इनॉपरेट कर दिया। अब बात थी कि इनॉपरेट करने के बाद यूनियन टेरिटरी में बनाना, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को जो उन्होंने यूटी बनाया है वो कैसे बनाया, तो वो उन्होंने सिंपल अमेंडमेंट करके किया है। यानी सिंपल अमेंडमेंट आप कर सकते हो बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेजॉरिटी थी लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। सिंपल अमेंडमेंट में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता, जिस तरह स्पेशल मेजॉरिटी में आपको चाहिए होती है कि आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए अलग से, ठीक है। प्लस कुछ ऐसे स्पेशल अमेंडमेंट होता है जहाँ पे स्टेट का भी आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचोगे बेसिकली कि किसके तहत इसको यूटी बनाया गया, तो हुआ ये था कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, तो अभी हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी न्यू स्टेट को बना सकता है, कैसे, 2 या 3 स्टेट्स को जोड़ के, उनके कुछ या फिर पार्ट्स को निकाल के, तो सिमिलरली स्टेट को भी बना सकता है, यूनियन टेरिटरी को बना सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल 3 को यूज़ करके जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उस स्टेट को बेसिकली 2 भागों में तोड़ के, एक आपका बनता है, ठीक है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया यूनियन टेरिटरी एंड दूसरा लद्दाख बनाया गया यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा एक्ट लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत बाइफर्केट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख एज अ यूटी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 के तहत पॉसिबल हुआ क्योंकि पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत पावर मिलती है, ठीक है। तो बट हम सोच सकते हैं कि 35A को तो चलो इनॉपरेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है, और सिंपल अमेंडमेंट के तहत इनको यूटी भी बना दिया गया। अब आर्टिकल 370 का क्या हुआ, बिकॉज कितना ज़्यादा वहाँ की जो लोकल पॉलिटिशियंस उन्होंने कितना ज़्यादा बवाल किया था कि इसको नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसको डिलीट ना करके इनॉपरेट इसलिए किया बिकॉज डिलीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ता, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ता तो उसके लिए कितना ज़्यादा टाइम भी लगता, वो हो भी नहीं पाता। जिस तरह से इतना जल्दी में इसको यूटी बनाया गया, और क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट खुद इसके पक्ष में नहीं थी कि इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, जो एज अ स्टेट है बेसिकली, उसको आप यूटी कैसे बना सकते हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वहाँ उस समय लाना मुश्किल था, इसलिए जल्दबाजी में ही, तो इसलिए बेसिकली कह सकते हैं इसको एक इनऑपरेटिव करके एंड बाकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 35A को भी इनऑपरेट करके एक सिंपल अमेंडमेंट लाके यूटी बना दिया गया। यानी अभी भी हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ है। अब आने वाले टाइम पे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको फाइनलाइज किया जाता है वो कैसे होगा वो देखा जाएगा, बिकॉज अभी तक वहाँ के हालात इस तरीके हैं कि अमेंडमेंट कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो फ्यूचर में देखते हैं इसका क्या होता है, पर फिलहाल के लिए आपको बस याद रखना है कि ये दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो हम देखेंगे कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो सारी के सारी डिस्ट्रिक्ट जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट थी वो जम्मू कश्मीर में रहेंगी, बट एक्सेप्ट कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट वो लद्दाख में आ जाएंगी, ठीक है। बिकॉज आप इतना जम्मू एंड कश्मीर को जब बाइफर्केट करोगे तो लद्दाख में बेसिकली क्या रहेगा जाना ज़रूरी है, तो कारगिल और आपका ले डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख में आ जाएगा, एंड दोनों के अलावा जो सारी डिस्ट्रिक्ट बचेगी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 के तहत, यानी 1956 के बाद जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए थे, डिफरेंट स्टेट्स बने हैं, डिफरेंट यूटीज़ बने हैं, एंड हमने बेसिकली देख लिया कि कितने हमारे स्टेट्स बने हैं और कितने हमारे यूनियन टेरिटरीज़ बने हैं, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ क्या है कि आपको बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन सा स्टेट कब बना, 25th स्टेट अगर पूछ ले कौन सा है, या फिर 15 स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स ये बने हैं आफ्टर 1956 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, तो स्टेट को मैंने इस मैप में मार्क कर दिया है, सो दैट आप इजीली जब आप पढ़ लोगे तो आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी मैप के थ्रू, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 15 स्टेट, तो 15 स्टेट हमारा कौन सा था, गुजरात था, ठीक है, ये गुजरात हो गया। एंड उसके बाद हमारा था 16 स्टेट नागालैंड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। 17 स्टेट है हमारा हरियाणा, यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ हरियाणा। 18 स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश आपका 18 स्टेट। 19 स्टेट है मणिपुर, ठीक है, ये रहा आपका मणिपुर। एंड 20 आप देख सकते हैं त्रिपुरा। 21 आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है, ये आपका मेघालय है। 22 सिक्किम हो जाएगा। 23 मिज़ोरम है। 24 जो है बेसिकली
आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। एंड 25 आपका क्या है, गोवा है, यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। आपको गोवा मिल जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटका के इस साइड बीच में। एंड 26 की बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ है, ये रहा छत्तीसगढ़। 27 यूके है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है। 28 आपका ये झारखंड दिख जाएगा। एंड फाइनली जो 29 है वो कौन सा था, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर बना था, ठीक है। तो इस मैप को आप अच्छे से देख लेना एंड अच्छे से इसके नंबरिंग वगैरह आप कर लेना अपने जो भी आपका रफ मैप है उस पर। एंड जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे एक बार जस्ट इसको बस गो थ्रू होना है, सो दैट आपको ये माइंड में आपको बस ध्यान में रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टेट्स जो थे उनका नेम्स चेंज किया गया था। पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश दे दिया गया 1950 में, ठीक है। तो 1950 में आप देखेंगे जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। नेक्स्ट है मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। एंड मैसूर को कर्नाटका कर दिया गया 1973 में। लेकेडिव, मिनिकॉय एंड एमिंडिवी आइलैंड्स को लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 में, ठीक है। उससे पहले लक्षद्वीप को क्या बोलते थे, लेकेडिव, मिनिकॉय, एमिंडिवी आइलैंड्स। ज़्यादातर बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसके नाम रखे थे, सो दैट बिकॉज वो इसी को ऐसे प्रोनाउंस कर पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1992 में यूनियन टेरिटरी जो थी दिल्ली की उसको रीडिज़ाइन कर दिया गया, एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया दिल्ली को, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, जो कि कौन सा था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। फिर आप देखेंगे उत्तरांचल नाम था, उसके बाद उसे उत्तराखंड कर दिया गया 2006 में। एंड पुदुचेरी था, पोंडीचेरी था, फिर उसको नाम पुदुचेरी कर दिया गया 2006 में। एंड उड़ीसा था, उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया गया 2011 में, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे स्टेट्स के जिसको चेंज किया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फाइनली जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इसका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एंड आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी जो क्यूरीज वगैरह होगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सो आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पार्लियामेंट, मतलब स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट को क्या पास पावर है कि वो बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है किसी भी स्टेट की। दूसरा क्वेश्चन है क्या ऑल्टरेशन करने के लिए जब भी बाउंड्रीज़ का ऑल्टरेशन किया जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का, तो उसके लिए जो बिल है उसे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके लिए रिकमेंडेशन लगेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो बता रहे हैं दोनों से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है कि 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटस ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है 3 कमीशंस बनाई गई थी जिसमें एक में तो वो खुद जवाहरलाल नेहरू एज अ पार्ट थे। तो 1953 में बेसिकली कौन सी कमीशन बनी है उसका नाम बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन देयर और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय। तो बेसिकली जो भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात हो या फिर उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात हो तो कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि यूनियन पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजॉरिटी से करती है ना ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के द्वारा, या फिर इसको करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, या फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, साथ ही साथ कंसेंट चाहिए लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट का। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें और साथ ही साथ कंसेंट चलती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। यानी जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे चेंजेस लाए जा रहे हैं वहाँ की कंसेंट लगेगी, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड द फुल स्टेटहुड। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है और मैप में भी हमने देख लिया है, तो बस आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन सा कब बना। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, इसके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ने जो अपॉइंट किया था उसमें कौन सा, इन चारों में से कौन बेसिकली वो मेंबर नहीं था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिक्स क्वेश्चन है कि कंसिडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट को और बताना है कि लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो स्टेटेड आपको स्टेटमेंट्स बतानी है। पहला कि जो सेपरेट स्टेट बना था आंध्रा फ्रॉम द तेलुगु से, वो कब एग्जिस्टेंस में आया, 1953 में या नहीं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जो थे वॉज पर्टिकुलरली फेवर में थे फॉर द मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, जो मतलब लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्टेट का, उस मूवमेंट के क्या फेवर में थे। एंड दैट केम इन द वेक ऑफ द सक्सेस ऑफ आंध्रा मूवमेंट, जो कि कब आया था वो मूवमेंट, जब आंध्रा मतलब और ये जो मतलब किसके सक्सेस में आया था, आंध्रा मूवमेंट जब चला था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू इसको सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे वो बताना है आपको, ठीक है।
सेवेंथ है कि हु अमंग द फ्लोइंग वॉज द हेड ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर 1948 टू इंक्वायर इनटू द डिजायरेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस। ठीक है, तो यानी 1948 में बेसिकली कौन सी कमीशन बनी थी, उसका बेसिकली आपको हेड बताना है, मतलब कौन उसके चेयरमैन थे। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है आपका लॉज मेड अंडर आर्टिकल 4 आर पास बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होता है या नहीं। सेकंड है जो सेटलमेंट की जाती है बाउंड्री डिस्प्यूट के बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होती है अंडर आर्टिकल 368। नेक्स्ट है पावर जो है पार्लियामेंट की वो डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि जो पावर है पार्लियामेंट की कि कोई भी स्टेट को वो डिमिनिश कर सकती है अंडर आर्टिकल 3। याद रखना ये पावर उनको अंडर आर्टिकल 3 मिलती है। क्या उस आर्टिकल 3 में ये भी लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे आपकी 8 MCQs के क्वेश्चन हो गए। अब हम एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सब इसमें क्वेश्चन है कि क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको सबसे पहले बताना है कि जब भी यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की जाती है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों हमने कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज़ को ही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, बाकी को नहीं दिया। ठीक है, तो वो आपको बताना है उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। एंड जो अभी रिसेंट क्रिएशन की गई है यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया, इससे हमने भी डिस्कस किया है, तो उसको बेसिकली कैसे बनाया गया है वो सब बताना है। तो आप क्या कैसे बता सकते हो, रीजंस बता सकते हो, यूनियन टेरिटरीज कैसे कैसे एग्जिस्ट की है इंडिया में। ठीक है, कब बनी थी, क्यों बनी थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। अगर मान लो दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है वो। सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार उसको भी बनाया गया यूटी बिकॉज वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। तो इसी तरह से आपको और भी रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि क्यों एक यूनियन टेरिटरी को जब बनाया जाता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। और साथ ही साथ आपको जोग्राफिकल बताना है कि बेसिकली कि जिस पर्टिकुलर जोग्राफी में वो है। ठीक है, यानी कि आप इंडिया को जब देखते हैं तो इंडिया में आपको जम्मू एंड कश्मीर आपको नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बना है। छत्तीसगढ़ एक यूटी है। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आती है। उसके क्या स्ट्रेटेजी, मतलब क्या उसका बेसिकली रीज़न रहा होगा उसका, ठीक है, बनने का। तो बेसिकली आपको फोकस जो है इस पॉइंट में करना है कि यूटीज़ कैसे बनी और उसके बनने का क्या रीज़न है। एंड आपको जोग्राफिकल की कंटेक्स्ट में इसको लिखना है। ठीक है, आप ट्राई करना जितना हो सके आप लिख पाते हो। एंड फाइनली जब कल की वीडियो आएगी तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में इसका एनालिसिस मैं कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।